हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपन में। तो बीएससी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री पर वीडियो लेके आया हूं मैं, जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं, इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ इन टॉपिक्स पर और आगे के चैप्टर्स पर अपलोड होंगे आगे की क्लासेस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और शेयर कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट फर्स्ट में, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या है। तो देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र में धातु आयन का डी कक्षक, ठीक है, किसी भी धातु आयन का डी कक्षक लिगेंड के प्रभाव में बिखर जाते हैं, यानी कि यहाँ पे उप सहसंयोजी यौगिक की बात हुई है, ठीक है ना। तो डी कक्षक का विपाटन हो जाता है और उनकी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ये जो बिखराव ही विस्फोटन कहलाता है और इसी को ही कहते हैं हम क्या, क्रिस्टल क्षेत्र विस्फोटन ऊर्जा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, इसी को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो क्रिस्टल क्षेत्र हैं डी के टोटल 5 कक्षक होते हैं, ठीक है ना, जिसमें से 3 कक्षक T2G में और 2 कक्षक EG में टूटते हैं, ठीक है। ये तो आगे आपने 12th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसी का ये आगे का कॉन्सेप्ट है, मान के चलिए। तो यहाँ पे देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, समान आवेश वाले धन आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो क्रिस्टल क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विस्फोटन ऊर्जा या इसी को बोलते हैं विपाटन ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ घटने लगेगा, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। फिर देखिए, धन आयन पर आवेश, एक ही संक्रमण श्रेणी के धन आयनों पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था संख्या होने के कारण क्या होगा, विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद है देखिए, लिगेंड की प्रबलता, लिगेंड अगर प्रबल है तो क्या प्रभाव डालेगा वो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा पर। तो केंद्रीय धातु आयन में डी कक्षकों को विभिन्न लिगेंड विभिन्न प्रमाण में विस्फोटित करते हैं, यानी कि विपाटित करते हैं। केंद्रीय धातु आयन में डी कक्षक का अधिक विपाटन करने वाले लिगेंड को प्रबल लिगेंड और कम विपाटित करने वाले लिगेंड को हम दुर्बल लिगेंड कहते हैं, जैसे कि Cn- आयन, ठीक है, ये प्रबल लिगेंड है तो इसके लिए क्या होगा, विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होगा। वैसे लिगेंड है अगला आपका Cl- आयन, तो ये दुर्बल लिगेंड है तो ये इसका विपाटन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये है इसके प्रभावित करने वाले कारक, इसको पूरा नोट कीजिएगा। फिर है इसके बाद ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, इसके अंतर्गत यहाँ पे हमको क्या करना है, मुक्त ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। इस तरीके से देखिए, दर स्थिरांक यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक अभिक्रिया बताया गया है M और L, ठीक है। मान के चलिए एक मेटल है और एक लिगेंड है, एक अभिक्रिया के जैसे दिखाया गया है इसको, ठीक है। ये क्या बनाता है, एक मेटल लिगेंड यानी कि उपसंयोजी यौगिक बनाता है। अगर मैं इसका दर स्थिरांक निकालूं तो Ml रहेगा ब्रैकेट में, ठीक है, वो कैपिटल ब्रैकेट उसकी सांद्रता को दिखाता है। इसके बाद देखिए, M और L को अलग अलग यानी कि अभिकारक की सांद्रता, इस तरीके से हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। तो ये पहले के लिए 2 लिगेंड हो तब क्या होगा, 3 लिगेंड हो, ऐसे ही करते हुए हम N लिगेंड तक चले गए। तो इसी को बोलते हैं, यहाँ पे देखिए K1 K2 K3 जो है एक नियतांक है, इसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड यानी कि उप सहसंयोजी वाले चैप्टर की भाषा में संभवन नियतांक या स्थायित्व नियतांक, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे इसी को β1 से लेके हम आगे बढ़ा रहे हैं सेम। तो यहाँ पे देखिए, आपका β3 K1 इंटू K2 इंटू K3 के इक्वल होगा, ऐसे बताया गया है। यहीं पे देखिए, हम गिब्स मुक्त ऊर्जा का नियम लगाए हैं, -del0 इक्वल टू -RT ln/Bn, ठीक है। यहाँ पे RT ln को हमने बदल दिया है कि इसमें लॉग में। फिर हमको पता है मुक्त ऊर्जा में क्या होता है, del H - T del S होता है, जिसका वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं और इस तरीके से इसकी व्याख्या हो जाती है। फिर इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है चुंबकीय सुग्राहिता क्या है, ठीक है। तो चुंबकीयकरण की तीव्रता I और क्षेत्र शक्ति H को चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। ये एक दूसरे के बिल्कुल 90 डिग्री में होता है, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत यहाँ पे देखिए, एक संबंध दर्शाया गया है जिसको बोलते हैं विशिष्ट सुग्राहिता, ठीक है, जहाँ पे K/D बोला गया है और विशिष्ट सुग्राहिता को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। देखिए, अब इसके बाद देखिए, अगला है आपका, इसी में चुंबकीय सुग्राहिता को मापने की एक
विधि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक गॉस विधि का उपयोग हुआ है। इस तरीके से देखिए गॉस की चुंबकीय तुला का यूज़ हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से देखिए एक विद्युत चुंबक में एक सैंपल को रख दिया गया है तराजू की सहायता से, यानी कि वैश्लेषिक तुला की सहायता से इसको इस फॉर्मूले में कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर नाभिक अनुनाद विधि भी है, चाहो तो आप एक ही विधि लिख सकते हो, लेकिन ये दोनों लिख लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद है अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है। तो जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं तो पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शक्ति लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र शक्ति से अधिक होती है। तो ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए इसके गुण को अनुचुंबकत्व गुण कहते हैं। ये उसका उदाहरण और 3 प्रकार है: सामान्य अनुचुंबकत्व, ताप पर निर्भर ना करने वाला अनुचुंबकत्व, और पाली या मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकत्व, या अनुचुंबकत्व ही हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण भी है। और चुंबकीय आघूर्णों को हम BM यानी कि बोर मैग्नेटॉन से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आगे काम आएगा। अब इसके बाद है कार्बधात्विक यौगिक का वर्गीकरण है। यहाँ पे कार्बधात्विक यौगिक, ठीक है, कार्बन पे धातु जुड़ा हुआ रहेगा बीच में, ठीक है। तो कार्बन चैन के बीच में एक धातु जुड़ रहेगा, कार्बधात्विक यौगिक यही कहलाता है। तो प्रथम में क्या रहेगा वर्गीकरण में, सरल कार्बधात्विक यौगिक दिख रहा है, देखिए एकदम आसान है। मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक, ठीक है। सरल कार्बधात्विक यौगिक में दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला होगी, मिश्रित में एक ही तरफ होगा, ठीक है। द्वितीय में क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए कार्बधात्विक यौगिक में क्षार या क्षारीय मेल धातु को छोड़कर से सभी तत्व क्या होते हैं, कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसके बारे में बताया गया है। फिर संक्रमण तत्वों के उत्पन्न तृतीय प्रकार में रहेगा आयनिक कार्बधात्विक यौगिक। फिर है सिग्मा बंधी सहसंयोजी कार्बधात्विक यौगिक। फिर बहुकेंद्रीय बंध युक्त कार्बधात्विक यौगिक। इतने टोटल इसके प्रकार रहेंगे। फिर इसके बाद है धातु कार्बोनिल पर संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। यहाँ पे देखिए धातु कार्बोनिल के बारे में बताया गया, C डबल बॉन्डेड हो रहना चाहिए। और भी यहाँ पे देखिए यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं ये सब इसमें बता दिया गया है, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर इसके बाद है एथिलीनिक धातु यौगिकों को बनाने की विधियां समझाइए। यूनिट 3 का बा है, बा का दूसरा है, ये नोट कीजिएगा इसको पूरा। फिर इसके बाद है यहाँ पे आगे क्षार धातुओं की जैविक भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, इसका आंसर है ये। फिर इसके बाद है हिम की संरचना को समझाना है हमको इस तरीके से। फिर डाइफॉस्फाजीन क्या है। फिर इसके बाद है अगला सहजीविता या सह अस्तित्व को परिभाषित कीजिए, ठीक है। यूनिट 5 का ब है ये। उच्च तापीय सिलिकॉन। तो ये टोटल 5 यूनिट के क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने इसको कुछ टॉपिक को समझाने का भी कोशिश किया है। तो आगे एक एक टॉपिक पर वीडियो अपलोड होंगे, हमें कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, केवल देख के लिख लेने से यहाँ पे इसको आप समझ नहीं पाओगे। तो आशा करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा इसमें से। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा। किसी टॉपिक वगैरह आपको वीडियो चाहिए होगा तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।